नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का आज अंतिम दिन था। आपको बता दें कि सत्र के 12वें और अंतिम दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। हरियाणा के विधायक अब सरकार से घर बनाने के लिए 1 करोड़ तक का सस्ता लोन ले सकेंगे। पहले 80 लाख का लोन मिलता था, वहीं कार खरीदने के लिए भी अब 20 लाख की जगह 20,40,000 का लोन मिलेगा और इसके बदले जो है विधायकों को यह रकम सिर्फ 4% ब्याज के साथ लौटानी होगी। इस संबंध में बजट सत्र के आखिरी दिन आप बात करें 16 जो थे बिल थे वो पेश किए गए और उनको साथ ही आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा विधानसभा सदस्य सुविधा संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। तो वहीं फाइनेंस कंपनियों यानी कि बैंकों से हाउसिंग लोन पर 8 से 10%, कार लोन करीब 9% से शुरू होता है और मंत्री ढांडा ने कहा कि इसका फायदा सभी विधायकों को मिलेगा। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करें। विधानसभा में गन कल्चर की बात कहकर सिंगर मासूम शर्मा के सॉन्ग बैन का भी मुद्दा उठा। बादली से कांग्रेस एमएलए कुलदीप वत्स ने कहा, मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि इन सिंगरों ने हरियाणा की शान में काफी काम किया है। मेरी मुख्यमंत्री से इस मामले में बात हुई है। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, मैं अरविंद शर्मा के तर्क से सहमत हूं। पहले हम शादी बारात में पंजाबी गाने चढ़ाते थे, आज हमें इनके माध्यम से हरियाणा के गानों को बजाने का मौका मिला है। मैं सीएम से इस मामले में फैसले की मांग करता हूं। वहीं बजट सत्र के आखिरी दिन प्रदेश का पहला राज्य गीत जय 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 हरियाणा भी लॉन्च किया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 7 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी दौरान भाजपा चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी आज के दिन पर जो है हम नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से विधानसभा में सत्र का बजट सत्र का जो आखिरी दिन से पारे सदन में सुनाया गया राज्य गीत। सभी ने खड़े होकर किया अभिनंदन। हरियाणा बंदी आदान प्रदान निरसन बिल सदन में पेश। बंदी आदान प्रदान निरसन बिल पारे। सदन में बागवानी पौधशाला बिल हुआ पारे। अपर्णा नियंत्रण एवं प्रबंधन बिल हुआ पारे। हरियाणा विनियोग संख्या 2 बिल सदन में पारे। तो आपने देखा रिपोर्ट के माध्यम से कि किस तरीके से आज अनिश्चितकाल के लिए जो है विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया। और आपको बता दें जो है अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन में जिस तरीके से 16 बिल यहां पर रखे गए और पास किए गए हैं और ऐसे में क्या कुछ उनका फायदा पटल पर दिखाई देगा और जो मुद्दे उठे, जो मुद्दे गूंजे गए, यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से काफी जुगलबंदियां यहां पर देखने को मिली हैं, किस तरीके से जो है आज का दिन रहा है, ये भी समझने की समीकरणों पर नजर डालेंगे। हमारे साथ चर्चा में वैशाली तोमर हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। और योगेश सिहाग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और विनय यादव जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। वैशाली जी, सबसे पहले शुरुआत में चर्चा की आपसे करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज
ये आखिरी दिन के तौर पर तमाम सारी सौगात यहां पर देखने को मिली हैं। क्या आप समझती हैं कैसे इस पूरे जो बिल पास हुए हैं उसका जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस प्रदेश की धरती पर पड़ेगा? जी नमस्कार गौरव जी, आपको सादर नमस्कार। योगेश सिहाग जी को भी मेरा सादर नमस्कार। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी मेरा सादर नमस्कार। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बजट है ये हरियाणा की जनता के लिए बहुत ही सफल, बहुत ही नायाब मैं बजट कहूंगी इसको, जिसमें सीएम नायाब के 11 संकल्प से भी हरियाणा का कायाकल्प हुआ है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने संकल्प लिए, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने जनता को विश्वास दिलाया और जनता ने उस विश्वास को आशीर्वाद के माध्यम से लौटाया है, आशीर्वाद के माध्यम से सरकार बनाने का जो विश्वास दिलाकर, आशीर्वाद जताकर उसको सरकार के माध्यम से लौटाया है। मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से नायब सैनी जी बजट लेकर आए हैं वो अपने आप में नायाब है। आपने देखा कि किस तरह से आज हिसार एयरपोर्ट पर भी अलायंस का सफल ट्रायल संपन्न हुआ है। तो एक एक करके सड़कों के माध्यम से केएमपी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया और किस तरह से उन 11 संकल्पों की भी बात करी कि कहाँ गांव में महिला चौपाल की जो शुरुआत हुई है, जिले में अभ्यारण किया गया है और बहुत सारी ऐसी चीजें दिव्यांगजनों से लेके, कृषि से लेके, खेल से लेके, युवाओं से लेके, रोजगार से लेके, स्किल डेवलपमेंट से लेके, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के निर्माण से लेके, 200 करोड़ के स्टार्टअप के लिए फंड से लेके, नशे के विरुद्ध संकल्प प्राधिकरण के गठन को लेकर, मिशन हरियाणा 2047 के लिए टास्क फोर्स का गठन से लेकर कितनी सारी चीजें ऐसी कही गई है जिसमें महिलाओं को, बालिकाओं को और किस तरह से पेंशन धारकों को लेकर और आयुष्मान कार्ड की उस राशि को बढ़ाकर के हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की उन्नति, प्रगति, उत्थान को ध्यान में रखते हुए जो विश्वास, जो आशीर्वाद हरियाणा की जनता ने दिया है उसको बहुत बेहतर तरीके से वो काम करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से उसको लौटाने का भी पूर्ण रूप से प्रयास और कार्य किए जाएंगे। ठीक है। जो है योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से बजट सत्र हमने देखा, 12 दिन बजट सत्र जो है सेशन यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दिया, तमाम सारे वो मुद्दे जो है विपक्ष ने भी पूरी तरीके से जो है सवाल जवाब में यहाँ पर भाग लिया और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को सवालों के कटघरे में भी यहाँ पर लाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया, चाहे लाडो योजना की बात जिक्र इसमें उठा हुआ हो और तमाम तरीके से जो योजनाएं कहीं ना कहीं सरकार ने इस बिल के माध्यम से जो है पटल पर रखी, उस पर प्रश्न चिन्ह सदन में जो है और बाहर भी विपक्ष ने लगाया। आपको क्या समस्या दिखाई दी कि किस तरीके से जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर जो है क्योंकि एक बजट जो होता है वो कहीं ना कहीं एक सरकार का विजन होता है, विजन जिसके माध्यम से जो है जनता तक पहुंचाया जा सकता है सुविधाओं को, और जितनी भी लोग जो है उनसे अपेक्षा करती हैं उस पर खरा उतरने के लिए एक बिल यहाँ पर वो कहीं ना कहीं लाया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे योगेश जी, आखिरकार प्रश्न चिन्ह क्यों लगते हुए नजर आ रहे हैं? योगेश जी, देखिए गौरव जी नमस्कार, और वैशाली जी को, विनय यादव जी को भी मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार, राम राम। देखिए, जैसा कि हमने बजट सत्र में देखा, सबसे बड़ी बात तो देखिए जो बड़ी हैरानी और जो उसमें जो देखने को मिली, जो हमारे जनप्रतिनिधि जनता चुनकर भेजती है, एक उम्मीद और विश्वास के साथ चुन के भेजती है, और उसमें आपने देखा हुआ कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष के मंत्री अरविंद शर्मा जी और सत्ता पक्ष के विधायक के बीच में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और उससे ना ही तो मुख्यमंत्री जी ने और ना ही मंत्री जी ने कोई खेद प्रकट किया, और मैं समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे जनप्रतिनिधियों से एक जो देखती है सत्र को भी और उसमें बहुत कुछ सीखने का प्रयास करती है, तो उस प्रयास का भी एक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संस्कारिक पार्टी कहती थी, उनका भी जो चेहरा जो है जनता के बीच में बेनकाब हुआ है। और दूसरा आप देखिए,
कि किस तरह से जो बजट सत्र के दौरान जितने भी मुद्दे उठे, सबसे अहम मुद्दा था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर। बिल्कुल। इस पे मुख्यमंत्री जी का कुछ भी विजन क्लियर नहीं है। ना ही तो उसने बजट में शिक्षा का बजट घटा दिया, जो मूलभूत शिक्षा जो है कि भविष्य, जो युवाओं का भविष्य तय करती है, और इसी तरह से स्वास्थ्य और जो रोजगार की बात थी, जो उसमें प्रमुखता से उसका बजट भी आना चाहिए था। जो सेंक्शन पोस्टें हैं, जो खाली पद है, उसको लेकर भी सरकार ने ये मान लिया इस सत्र में कि हम पक्की भर्ती नहीं देने वाले, क्योंकि जिनको रेगुलाइज किया, जो सिक्योरिटी बिल लेके आए, अच्छा होता अगर उन्हें परमानेंट रेगुलाइज करते। रेगुलर तो कांग्रेस के समय में भी ऐसा हुआ है, एक पॉलिसी लेके आके उनको रेगुलर करते, स्केल देते उनको। मतलब आपने तो ये वासिया 58 वर्ष तक हम ना ही तो पक्की भर्ती करेंगे और युवाओं का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे जी। तो इसके साथ साथ आप चाहे शिक्षा का बजट घटा दिया गया, स्कूलों की हालात का मुद्दा उठा, कितना प्रमुखता से आपने देखा होगा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, अध्यापक नहीं है तो कितनी बड़ी मतलब जो एक विडंबना है प्रदेश के लिए। और जो इसी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरे प्रदेश में आप देख रहे हो किस तरह से हॉस्पिटल के जो हालात है, उसमें ना ही तो इमरजेंसी सुविधाएं हैं, ना ट्रामा सेंटर। इतने बड़े बड़े शहर हैं जो गुड़गांव जैसे, हिसार और पंचकुला, उनमें भी सरकारी हॉस्पिटलों में कोई सुविधाएं नहीं है। सरकार खुद प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और किस तरह से जो डंकी किस रूप से जो हमारे प्रदेश के पंजाब के बाद हरियाणा के युवा सबसे ज्यादा जो विदेशों में पलायन कर रहे थे, जो डंकी रूप से गए थे, उन्हें वो डिपोर्ट करके वापिस आए, उसको लेकर भी सरकार की संवेदनशीलता बिल्कुल नजर आ रही थी। उन्होंने कोई उनकी चिंता नहीं थी। जो हमारे भाई बहन वहां से बेड़ियों में बंद के आए, उनके लिए सरकार का कोई प्रयास नजर नहीं आया। तो मैं समझता हूँ गौरव जी, आप देखिए वो बिल जरूर लेके आए हैं। मैं वैशाली जी की बात को पोस्ट करूंगा, वो जो बिल लेके आए हैं उस बिल को बिना बहस के और जो पारित किया गया, कानून बनाया गया, उसमें बहुत से सुधारों के अमेंडमेंट की आवश्यकता थी। आपने उनके लिए, हमारे युवा क्यों जाएंगे विदेश में अगर उन्हें यहाँ रोजगार मिलेगा? आप क्यों नहीं रोजगार देना चाहते हरियाणा में? आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। विकास में आप देखिए, नहीं, रोजगार की तो सरकार बात कर रही है, बजट के माध्यम से भी बात कर रही है। 2020 का घोटाला, लगभग 1400 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसका ऑडिट में पकड़ा गया, सरकार उस पर श्वेत पत्र जारी करे, कुछ भी विधानसभा में सरकार बचती रही इन मुद्दों से। जितने आज जीरी का जो सरसों की खरीद का 10 आपने मुद्दा उठाया कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही आज भी। आज सरसों किसान की आ रही है, परंतु एमएसपी जो 5960 रुपए, उस पर आज भी खरीद नहीं हो रही है किसान की। तो जो एमएसपी की गारंटी बात करते थे, उसको अगर कानून कामली जामा पहनाया होता, आज तक भी जो पंजाब में आंदोलन चल रहा था उसको दबाया गया अलोकतांत्रिक तरीके से। अगर उसको लोकसभा में, अगर उसका हम बार बार विपक्ष में ये बात करता था कि एमएसपी का तो कानूनी गारंटी दी जाए, तो आज सरसों जी खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि हम इसकी जांच कराएंगे। आप जांच कराओगे जब तक सरसों और ये खरीद चुके होंगे किसान की आड़ती। चलिए ठीक है। तो इस तरह की जो गौरव जी आज प्रदेश में जो हालात है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हालात हो, आप देखिए आज शहर में हमारी बहन बेटियों की, आप देखिए सबसे ज्यादा वुमेन अगेंस्ट क्राइम की घटनाएं हरियाणा में बढ़ी है। आप आंकड़े उठा लीजिए, सबसे ज्यादा हरियाणा में आए दिन घटनाएं होती है। परंतु सरकार आप देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, उसमें बिल्कुल असफल साबित हुई है। उन्होंने किस तरह से आप देखिए आज तक से जनता ने नकार दिया, परंतु इन्होंने अपने उन मंत्रियों को नहीं हटाया जिन लोगों पे सरेआम आरोप लगे थे। चलिए ठीक है। तो मैं समझता हूँ जो बजट के में जो चर्चा होनी चाहिए थी, जिससे उसका सार्थक सकारात्मक चर्चा होती और प्रदेश की जनता तक उनमें जो बिल लेके आई सरकार, उसमें अमेंडमेंट हो गए, कानून वो बनते तो और बेहतर होता प्रदेश के लिए
और हमारे हरियाणा की तरक्की के लिए। चलिए, केवल योगेश जी, मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी केवल एक फीलिंग लेने से तो काम नहीं चलता। आप किसी का आप जमीन पे धरातल पे करके दिखाइए। आप कब तक आप एक फीलिंग लेते रहोगे? अब तो आपको 6 महीने तीसरी सरकार को होगी, 1 साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। तो मैं समझता हूँ गौरव जी, अभी प्रदेश में बहुत सुधारों की जरूरत है और विपक्ष को साथ लेकर और उनके सुझावों पर अमल करना चाहिए, ना कि हर समय। आपने देखा होगा पूरे सेशन में प्रदेश की जनता ने भी देखा, मुख्यमंत्री जी को, अनिल विज जी को, पूरी इनकी सरकार को हुड्डा साहब का फोबिया जरूर नजर आ रहा था। आप चलिए, ठीक है, राशन पे काम करिए, विपक्ष आपका साथ देने के लिए तैयार है। अगर कोई आप अच्छी शुरुआत करोगे तो हम हर समय आपके साथ हैं, लेकिन ये नहीं अच्छी बात कि हमारे 33 विधायक है, मजबूत विपक्ष है। सवाल भी विपक्ष को लगातार उठाते रहना चाहिए। विनय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। योगेश जी आऊंगा मैं आपका, और योगेश जी आपके सवालों का भी जवाब जो है वैशाली जी दे देंगे कि इस तरीके से बजट में खामियां आप दिखा रहे हैं। विनय जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आज का दिन खासतौर पर देखने को मिला, और यहाँ पर काफी सारी जुगलबंदियां भी हमने देखी, नोकझोंक भी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन आज राज्यगीत भी जो है कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से यहाँ प्रस्ताव जो था उसका पास कर दिया गया। राज्यगीत भी अब हरियाणा के समक्ष है, उसको सुना भी गया और सभी ने उसका खड़े होकर अभिवादन भी किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस पूरे बजट सेशन के आज के दिन पर? देखिए, नमस्कार आप सभी को, नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये वैसे जो सियाह साहब ने भी कहा कि भाई किस तरह से वो गोबर, मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई वो तो गोबर पी लेंगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। और इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, मैं हैरान भी नहीं हूँ। अभी सांसद हैं भिवानी से धर्मवीर जी, उन्होंने संसद में कहा कि भाई जो किसानों की आय है उसको तिगुना करने के लिए उन्हें देसी शराब बनाने की अनुमति देनी चाहिए, ताकि जो कृषि से उत्पाद हैं उनको वो प्रयोग करें, जैसे गन्ना है और उत्पाद हैं उनको देसी शराब बनाने में प्रयोग करेंगे तो उनकी आय बढ़ जाएगी। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। देखिए, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री जो है वो नाले से चाय बना सकते हैं, वो पकौड़े तलने को रोजगार कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि भाई अगर बादल होंगे तो रडार में हमारे जो लड़ाकू विमान है वो पकड़े नहीं जाएंगे। जब इस तरह का ज्ञान देखिए जो ऊपर से बढ़ता है तो फिर ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि सांसद महोदय ने संसद में ये कहा। देखिए, संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई किसानों की आय दुगनी कर देंगे हम, सरकार जो है बस वो देसी शराब बनाने की जो है वो अनुमति दे दे। तो देखिए कहाँ प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। देखिए, सांसद भी हरियाणा से ही है और हरियाणा सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हरियाणा से है, हरियाणा के लोगों को का वो प्रतिनिधित्व करते हैं भिवानी से, और वो इस तरह के सोच रखते हैं। तो अब देखिए प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। बजट देखिए बहुत बढ़िया, जिस तरह वैशाली जी ने इतने आंकड़े गिनाए, तो मुझे लगता नहीं कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर बजट में थोड़ा ये प्रावधान, जो भी सड़कें अंग्रेजों ने बनाई या मुगलों ने कोई सड़कें बनाई या कुछ और इस तरह की चीजें हैं जो ऐतिहासिक हैं, वो मुगलों या अंग्रेजों ने बनाई, तो उनको तोड़ करके वहां पर दोबारा नव निर्माण के लिए मुझे लगता है कोई बजट रखना चाहिए था। हाँ, कि भाई क्योंकि हम तो जो मुगलों ने या अंग्रेजों ने जो भी बनाया उसको रखना नहीं चाहते, खुदाई कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए भी अगर कुछ बजट रखा जाता तो थोड़ा ठीक रहता, है ना। क्योंकि अब शिक्षा लेकर क्या करेगा, है ना, गरीब का बच्चा शिक्षा लेगा तो क्या करेगा, वो गरीबी से बाहर आ जाएगा। उसको गरीबी रहने देते हैं, उसको 5 किलो राशन मिलना बंद हो जाएगा, वो गरीब नहीं रहेगा। तो 5 किलो राशन गरीब को मिलता रहे तो उसका बच्चा ना पढ़ाई लिखाई ना करे तो तभी मिलेगा ना 5 किलो राशन। और अगर ये प्राइवेट अस्पताल जिनका फीता काटने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, तो वो कैसे चलेंगे बेचारे, वो तो घाटे में चले जाएंगे। तो वो भी चलते रहे, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं की भी क्या जरूरत है, सरकारी अस्पताल बनाने की भी क्या जरूरत है। बस आप आयुष्मान कार्ड का झुंझुना जनता को पकड़ा दीजिए, और फरीदाबाद जैसे, गुड़गांव जैसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं, वैसे तो स्मार्ट सिटी में कहना चाहता था, लेकिन पहले 20 में थे फेज 1 में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी, लेकिन अभी तक बना नहीं है, तो अभी हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल लेते हैं भाई। तो उनमें इतनी सबसे ज्यादा आबादी वाला फरीदाबाद है, उसमें एक सिविल अस्पताल है, और उसके बाद
कोई नया अस्पताल खुला नहीं है, वो जो अस्पताल है उसमें भी सुविधाएं नहीं है, उसमें डॉक्टर नहीं होते हैं, दवाइयां नहीं मिलती हैं। लेकिन फिर वही बात है ना कि देखो, अगर वो बना देंगे सरकारी अस्पताल, इलाज फ्री कर देंगे जनता के लिए, तो जो प्राइवेट अस्पताल बड़े बड़े बने हैं, अगस्त 2022 में मेरे ख्याल से फरीदाबाद में एक बहुत बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, तो वो कहाँ चलेंगे देखो ना, अगर आप प्राइवेट कंपनीज का प्रमोशन नहीं करेंगे। और एक बड़ी देखिए उसकी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है अब, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे थे हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, हम विकास की नई ऊंचाइयां छू लेंगे। अरे भाई साहब, पहले 10 साल भी आप ही की सरकार थी और ट्रिपल इंजन की सरकार थी। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो आप ही की ट्रिपल इंजन की सरकार थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एक नया मौका मांग रहे थे या एक और मौका मांग रहे थे। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में क्या है, इनके डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार में क्या है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक्टर का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी एक्टर का काम कर रहे हैं, एक्टर जो है पत्रकार का काम कर रहे हैं, पत्रकार जो है वो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, विपक्ष का काम नेहरू जी कर रहे हैं। देखिए अगर विपक्ष कोई सवाल पूछे तो सत्ता पक्ष जो है वो सवाल किस पर उठाते हैं, नेहरू जी पर। तो उनके हिसाब से नेहरू जी विपक्ष हैं। हुड्डा साहब या कांग्रेस के 37 विधायक या राहुल गांधी जी, अगर मैं संसद की बात करूं तो वो विपक्ष नहीं है, नेहरू जी विपक्ष हैं। कुछ गलत हुआ देश में तो नेहरू जी ने किया। मतलब पहली बार ऐसा होता है कि सवाल जो विपक्ष से पूछे जा रहे हैं, सत्ता से नहीं पूछे जाते, विपक्ष से पूछे जाते हैं। और जैसे आपने बोला कि वो गायकों पर चल रहा है कि भाई इनको बैन कर दो, ये कर दो। अब देखिए सरकार सेंसर बोर्ड का काम करने लग गई है। ये काम सेंसर बोर्ड को करना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन वो काम अब सरकार कर रही है। सरकार बैन लगाएगी, सरकार नहीं लगाएगी, यूट्यूब पर बैन लगाएगी, यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाएगी। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कौन किसका काम कर रहा है, और इसी में उलझा कर रखना चाहते हैं। और आप एक और समझिए कि नाटक करते हैं। नाटक कैसे करते हैं कि भाई 50,000 सुझाव हमने लिए, सभी वर्गों से सुझाव लिए, विशेषज्ञों से सुझाव लिए, कोई छोड़ा ही नहीं। और सोचो 50,000 सुझावों को कंपाइल करना, मुझे लगता है सुपर कंप्यूटर से भी तेज जो है इनका चलता है। इन्होंने कंपाइल कर लिया, उनमें से 11,000 सुझाव मान भी लिए। और आप विचित्र बात देखिए कि सारी दुनिया से सुझाव ले लिए। इनका बस चलता तो ये ट्रंप से भी सुझाव ले लेते, लेकिन इनके अपने सांसद धर्मवीर जी, उन्होंने संसद में सुझाव दिया। अरे भाई उनका सुझाव भी आप ले लेते ना कि किसानों की आय तिगनी करने के लिए देसी शराब बनाने का उनको लाइसेंस दे दो। और फिर देखो दे दनादन दिल्ली में शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। सांसद जी खुद कह रहे हैं कि भाई नकली शराब होती है, उससे लोगों की जानें जाती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, इससे अच्छा किसानों को शराब बनाने का लाइसेंस दे दो। तो वो मानते हैं कि हरियाणा में नकली शराब बेची जाती है। फिर एक पत्रकार इनके किसी और चैनल पे मुझसे कह रहे थे कि भाई वो बिहार और गुजरात की बात कर रहे थे, वहां पे शराब, अरे भाई वहां तो शराब बंदी है, वहां शराब फिर क्यों बिक रही है? तो आप कह रहे हैं कि वहां के किसानों को शराब बनाने का लाइसेंस दे दो ताकि देश के किसानों की आय तिगनी हो जाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब सारी दुनिया से उन्होंने सुझाव ले लिए तो अपने सांसद जी से भी सुझाव ले लेते कि किसानों की। देखिए कितना बढ़िया आइडिया उन्होंने दिया है। जैसे ही मोदी जी कहते थे 2022 तक आय दुगनी कर दूंगा, अब कह रहे हैं 2029 तक, फिर कह रहे हैं 2047 तक। योगी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो 1 ट्रिलियन हो जाएगी, 227, पहले कह रहे 227 में, अब कह रहे हैं 2029 में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, जुमले देते हैं, तो ऐसे इनके मुख्यमंत्री भी देते हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट वैशाली जी, फाइनल कमेंट, दोनों के सवालों का जवाब, फाइनल कमेंट, समय कम है। लेकिन ऐसी की बातों का जवाब देना चाहती हूँ कि ये जो शराब कर रहे हैं, जब इनकी केजरीवाल जी ने शराब घोटाले किए, इनकी सरकार ने, इनके मुख्यमंत्री ने शराब घोटाले किए और पूरी दिल्ली की जनता को शराब के नशे में धकेल दिया, तब उससे इनका क्या ही रिएक्शन था। और इन्होंने इतने कौन से एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्ड कर दिए, एक आदमी का नाम बताते हैं, 10 साल तो आपकी सरकार भी रही है। कितना हेल्थ, आपने जो हेल्थ का एक्सप्लोर किया है, मैंने देखा है। मैं भी एक दिन दिल्ली से आ रही थी, गाड़ी में जाते हुए मैंने मोहल्ला क्लिनिक देखा और उसका इंस्पेक्शन किया कि आपने कितना हेल्थ को एक्सप्लोर किया है। उस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आपने कितना करोड़ों रुपया खाया है, कितना 1000 करोड़ रुपया खाया है। और जबकि वो मोहल्ला क्लिनिक ज्यादा और
मतलब सफाई का भी उसको नाम नहीं दे सकते कि उसने सिर्फ एक झाड़ू रखी थी और एक व्यक्ति ठीक बैठा है, हुआ था जिसके मैम समय इजाजत नहीं दे रहा इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। वैशाली जी, योगेश जी और विनय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज की कार्रवाई यानी कि 12वें दिन जो है हमने देखा किस तरीके से जो है यहाँ पर नोकझोंक भी हुई सदन के भीतर, और किस तरीके से जो है अब बजट सेशन में जिस तरीके से 12वें दिन में अनिश्चितकाल के लिए जो विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।